हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज है इसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है उसको एक बार शुरुआत के 2 से 3 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम्हारी रिवीजन साथ साथ में होती रहे। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मतलब समझा। फिर हमने ग्रीक फिलोसोफर्स और इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में समझा कि वो इसके बारे में क्या कहते थे। उसके बाद हमने देखा कि साइंटिस्ट की कैसे एंट्री हुई, अलग अलग साइंटिस्ट्स की कैसे एंट्री हुई इन चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए। इंट्रोडक्शन में डिटेल डिस्कशन करने के बाद लेक्चर 2 में हमने स्टार्ट किया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। मैंने बताया लॉज का मतलब क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद इसमें जो दो लॉज थे, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे हमने इसी लेक्चर 2 में डिस्कस किया। और इसका जो दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस भी कहते हैं, इस लॉ को हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में, वो भी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, अच्छे से समझा, एग्जाम्पल के साथ समझा। एमोनिया, वाटर और जो भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थी इस लॉ को समझाने के लिए, वो सब मैंने तुम्हें लेक्चर 3 में बता दिया। अब आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। और ये जो एटॉमिक थ्योरी जिन्होंने दी, जो डाल्टन, जॉन डाल्टन नाम के ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। इन दोनों लॉज को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा और ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे में एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तब तक तुम इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जब साइंटिस्ट्स ने वो जो दो लॉज थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस भी जिन्हें कहते हैं, वो ढूंढने के बाद अब जो प्रॉब्लम आ रही थी साइंटिस्ट को, नई प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम, कि इसकी जो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है वो कैसे करें, इसकी जो डिटेल में बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है वो कैसे दें। तो अब इसीलिए वही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम मैदान में आते हैं ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। ठीक है, इन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो भी नेचर है, मैटर का जो भी बिहेवियर है या मैटर जैसा भी है, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी। यानी कि कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट्स दिए जिनसे ये जो दो लॉज हैं वो एक्सप्लेन हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने यानी कि डाल्टन जी ने मैटर का डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक पकड़ा। डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक कौन सा? जो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था ना कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। इसका मतलब अगर मैं मैटर को डिवाइड करता रहूँगा, उसको तोड़ता रहूँगा, मैटर के अंदर जाता रहूँगा, तो मुझे मैटर के अंदर जाते जाते और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाएंगे, जिन्हें मैं और डिवाइड करता जाऊँगा और तोड़ता जाऊँगा, तो मिलते जाएंगे पार्टिकल्स, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। और जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा ना मैटर का, जिसे मैं और ज़्यादा नहीं तोड़ सकता, और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता,
उस सबसे छोटे पार्टिकल को कहते हैं एटम। ठीक है, तो उन्होंने इसी डिविजिबिलिटी वाली चीज को पकड़ा हमारे डाल्टन जी ने, जो कि तब तक जब डाल्टन जी ने इसकी डिविजिबिलिटी वाले टॉपिक को पकड़ा ये थ्योरी बनाने के लिए, तब तक ये डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक जो है वो जस्ट एक फिलॉसफी था, सिर्फ एक फिलॉसफी था। फिलॉसफी मतलब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं था, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स के साथ ऐसा अभी नहीं ढूंढा गया था कि एटम ही कहते हैं उस सबसे छोटे पार्टिकल को जो मैटर को डिवाइड करते करते आता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था उस चीज का, एक्सपेरिमेंटली फाउंड नहीं किया गया था, सिर्फ एक फिलॉसफी थी। ठीक है, फिलॉसफी क्या होती है? कुछ सेट ऑफ आइडियाज, कुछ बिलीव्स जो कि फिलॉसफर हमें देते हैं। ठीक है, अब डाल्टन जी ने इस एटम वाले टॉपिक को पकड़ा और जिन्होंने, मतलब ये ग्रीक फिलॉसफर्स ने ऐसा कहा था, क्योंकि हमारे जो इंडिया के फिलॉसफर थे ना, उन्होंने इस चीज को नाम दिया था, उस सबसे छोटे पार्टिकल को जो नाम दिया था वो दिया था परमाणु, पर उन्होंने एटम वाला पकड़ा वर्ड, उन्होंने परमाणु नहीं पकड़ा, एटम पकड़ा, और एटम दिया था ग्रीक फिलॉसफर्स ने। ठीक है, तो इस चीज को लेकर उन्होंने एक थ्योरी बनाई, और ये थ्योरी जो है ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो दो लॉज आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रपोर्शन वाला, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी पर ही बेस्ड होनी चाहिए। तो वही है कि ये जो थ्योरी थी ये एक्सप्लेन करने के लिए थी इन्हीं दो लॉज को। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है, ये कुछ पार्ट है चैप्टर का जो तुम्हें समझना ज़रूरी है। अभी तो और आगे कई चीज़ें पढ़नी है, अभी तक मैंने यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी बता दिया है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम्स अब साइंटिस्ट को फेस करनी पड़ रही थी उन लॉज को ढूंढने के बाद। कैसी प्रॉब्लम? कि उन्हें अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देना नहीं आ रहा था उन दो लॉज के लिए जो उन्होंने बनाए। किन्होंने बनाए थे वो दो लॉज? लेवॉइजियर साइंटिस्ट हमारे जो थे उन्होंने, और साथ में जोसेफ एल प्राउस्ट, उन्होंने मिलकर वो दो लॉज बनाए थे। कौन से दो लॉज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जो कि अंडर आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। उसके बाद फिर मैदान में आते हैं ब्रिटिश केमिस्ट जिनका नाम है जॉन डाल्टन। उन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, और उन्होंने ये थ्योरी देने के लिए डाल्टन जी ने डिविजिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका मैटर का, उसे पकड़ा, जो कि तब तक सिर्फ एक फिलॉसफी थी। उन्होंने एटम्स को पकड़ा, जो कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने जैसा कहा था कि मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा, जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, और ज़्यादा टूट नहीं सकता, वो एटम है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक थ्योरी बनाई जो कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, एक्सप्लेन करने के लिए उन्हीं दो लॉज को जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये अभी तक मैंने बताया। अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो जॉन डाल्टन थे ब्रिटिश केमिस्ट, अब हम इनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एक बॉक्स के अंदर इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम सारी चीज़ें डिटेल में हर एक टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं, एक एक करके अच्छे से, तो क्यों ना अब एनसीईआरटी में दिया है तो ये भी पढ़ ही लेते हैं। फिलहाल इतना तुम नोट करो, फिर मैं जॉन डाल्टन जी के बारे में तुम्हें कुछ और बातें बताता हूँ। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, इनकी ये बायोग्राफी या इनके बारे में ये कोई भी नॉलेज जो बुक में लिखी है उसके रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन थोड़ी आना है। भाई मुझे लगता है तू मेरे चैनल पे नया है, क्योंकि मेरे चैनल पर फोकस सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने पर ही नहीं किया जाता, बल्कि मतलब उस पर तो किया ही जाता है, अच्छे नंबर तो तुम लाओगे, पर उसी के साथ नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर हर एक चीज की नॉलेज देते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का जो भी टॉपिक है उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, सब कुछ A to Z बिल्कुल डिटेल में करवाया जाता है, तो हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। अगर तुझे इनके ये बायोग्राफी वगैरह नहीं पढ़नी है तो वीडियो का सिर्फ तू ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं बताने लगा हूँ। जो जॉन डाल्टन थे वो, उनका जो बर्थ है वो पुअर वीवर्स फैमिली में हुआ था, यानी कि एक गरीब ऐसे परिवार में जहाँ उनके पेरेंट्स वगैरह और बाकी सब कपड़े बुनने का काम करते थे।
ठीक है। 1766 में इनका बर्थ हुआ था इंग्लैंड में। उनका जो करियर है वो एज अ टीचर शुरू हुआ था जब वो 12 साल के थे, और उसके ठीक 7 साल के बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। ठीक है। फिर 1793 में वो मैनचेस्टर के लिए निकल गए, वहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए एक कॉलेज में। ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी दी सिर्फ पढ़ाने और रिसर्च करने में, टीचिंग एंड रिसर्चिंग में। ऑलमोस्ट अपनी काफ़ी ज़िंदगी का पार्ट जो है यहाँ पर इन्होंने बताया टीचिंग एंड रिसर्चिंग में। फिर 1808 में उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी, जो कि स्टडी ऑफ मैटर में उनका सबसे बड़ा योगदान था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैटर के बारे में, उसमें जो मैटर के जो एटम्स हैं, मतलब पार्टिकल्स में सबसे छोटा पार्टिकल्स जिसे एटम कहते हैं, उसके ऊपर दी गई सबसे अच्छी थ्योरी थी स्टडी ऑफ मैटर की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने साइंस में स्टडी ऑफ मैटर में हमें मतलब इतना बड़ा योगदान दिया है, उनकी इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है इतने रिसर्चेस के बाद, तो क्यों ना यार उनके बारे में भी पढ़ें, है ना। तो ये उनके बारे में कुछ बातें थी। और हाँ, इस बार तुम्हारी क्लास 9th में, या पिछले बार भी थी वैसे तो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें पता है। अगर तुमने सिलेबस देखा हो 10th क्लास का, या फिर CBSE के साइट में जाके कोई सैम्पल पेपर देखा हो, तो उसमें भी तुम्हें पता होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें तुम्हारी बुक में से कुछ भी लिया जा सकता है। इनकी ये वाली बायोग्राफी भी ली जा सकती है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो हाँ, चांसेस कम होते हैं, पर आ सकता है। बाकी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। ठीक है, चलो नोट करो। अब हम फाइनली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी जॉन डाल्टन की तुम्हें थोड़ी बहुत बायोग्राफी बताई थी, थोड़ी बहुत उनके बारे में बताया था ना मैंने। उसमें मैंने ये बताया था 1793 में वो मैनचेस्टर के लिए निकले, वहाँ पर एक कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाने के लिए, है ना। अब मैनचेस्टर क्या है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने अभी बताया भी नहीं तो मैं बता देता हूँ। मैनचेस्टर यूके नाम की कंट्री में जो इंग्लैंड है उसी की एक सिटी है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, या कोई मिक्सचर हो, ये सब के सब बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल। अब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो मैटर है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। एटम्स को हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद, और ये जो एटम्स होते हैं ना, वही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, जैसे कि एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नई चीज बनती है ना, तो इन सभी केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं का रिएक्शन होता है। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और इनसे मिलकर वाटर बन रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये एक्चुअली में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, जो कि आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, यानी एटम्स एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल, और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। यानी ना तो इन्हें क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि इन एटम्स को ना तो किसी रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनाया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही इनको खत्म किया जा सकता है या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी एटम का जो मास है वो केमिकल रिएक्शन के शुरू होने से पहले, होते हुए और खत्म होने के बाद सेम रहेगा, ना क्रिएट किया जाएगा ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। अब जो भी सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना, सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं।
अब इस पॉइंट को समझने के लिए यार तुम्हें तुम्हारे साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स बहुत ही डिटेल में आना चाहिए। मैंने अपने चैनल पर उसको बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी करवा रखा है। इस पॉइंट को समझने के लिए वो चैप्टर तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो एक ही चीज़ को बार बार कराने का कोई सेंस नहीं बनता। तुम्हें पता होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को ही उस चैप्टर 1 में डिटेल लेक्चर्स के अंदर मैंने अपना गला फाड़ फाड़ के इतनी अच्छे से समझाया ना डिटेल में कि कोई 6-7 साल का बच्चा होगा ना वो भी समझ जाएगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं तो यार ये चैप्टर 1 का टॉपिक है, मैं दोबारा नहीं बता रहा, तुम्हें वहीं जाके पढ़ना पड़ेगा। बाकी एटम जो सेम एलिमेंट्स के होते हैं वो एक जैसे होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। सेम एलिमेंट का मतलब जैसे कि अगर हाइड्रोजन वाला एक एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होंगे, इतना तो तुम्हें पता होगा। इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, समझ लो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है या कार्बन है, कोई भी है, तो इन सभी एलिमेंट्स के अंदर इनके छोटे छोटे एटम्स होंगे और इनके जो एटम्स हैं उन्हें भी इन्हीं के ही नाम से बुलाया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन वाले एलिमेंट का जो एटम है उसे हम यही कहेंगे कि ये हाइड्रोजन का एटम है, और एक हाइड्रोजन के एलिमेंट में बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होने वाले हैं। वैसे ही एक कार्बन वाले एलिमेंट में बहुत सारे कार्बन के एटम्स होते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कार्बन के ही सारे के सारे एटम्स हैं मेरे पास, तो उनका जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी वो सेम रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगी। और अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहने वाली हैं। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को, तो कार्बन के एटम्स का मास और हाइड्रोजन के एटम्स का मास अलग होने वाला है। अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने वाली हैं। कार्बन वाले एटम्स की अलग, हाइड्रोजन वाले की अलग। अब आया समझ? जैसे कार्बन के जितने भी एटम्स हैं मेरे पास, जितने भी एटम्स, उन सभी के मास और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है, पर एक तरफ कार्बन के एटम पड़े हैं, एक तरफ हाइड्रोजन के, तो उस हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स के मास और केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग ही रहेगी। वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मास अलग अलग हैं, पर वहीं सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। उसके बाद जितने भी एटम्स हैं हमारे, मतलब जितने भी नहीं, अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को कंबाइन कर देता हूँ, आपस में जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास बनते हैं कंपाउंड्स, है ना। अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को जोड़ देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, तो उनसे कंबाइन होके बनते हैं कंपाउंड्स। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नहीं कहना चाहिए वैसे, क्योंकि एटम्स ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनते हैं। बाकी एटम्स के लिए तो तुम यही कहोगे कि एटम्स को कंबाइन करके कंपाउंड्स बनते हैं, तुम सिर्फ इतना कहोगे, ये नहीं बताओगे कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, है ना। गलत है, मैंने गलती से बोल दिया था, मैं एक्चुअली एलिमेंट से कंफ्यूज हो रहा था। एटम्स तुम सिर्फ इतना लिखोगे इसमें कि एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड्स, बस ये लिखना है। अब एटम्स जो है वो मिला के कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स के अंदर छोटे छोटे होल नंबर के रेशियो में ये एटम्स होते हैं। अभी सर इसका क्या मतलब हुआ? यार तूने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा तो जा पढ़ के आ, उसके लिए एक अलग वीडियो बन रखी है। तू इसी चैनल पे जाके सर्च करेगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय एवीएम स्टडी हब, पहले नंबर पे तुझे वीडियो मिल जाएगी, जाके देख के आ। फिर यहां पर आना, अब तुझे पता चल जाएगा कि जो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होने का क्या मतलब है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से शुरू होके आगे 1 2 3 4 आगे करते करते जितने भी नंबर्स आएंगे सब होते हैं होल नंबर। होल नंबर बटे की शक्ल में, p/q की शक्ल में, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की शक्ल में नहीं होते हैं। ये सीधे सीधे नंबर होते हैं, बड़े बड़े 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स होते हैं। और ये छोटे छोटे होल नंबर का मतलब है
बहुत बड़े 1 लाख 1 करोड़ तक नहीं जाना, इतने बड़े बड़े नंबर्स पे नहीं जाना, छोटे छोटे नंबर्स 20, 21, 22, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक चल जाएगा, मतलब छोटे होल नंबर्स। ठीक है, जो एटम्स हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होल नंबर्स के रेशियो में होते हैं। ठीक है, अब तुम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाए हो तो तुम्हें पता होगा मैं किस तरह के रेशियो की बात कर रहा हूं, उनके मासेस के रेशियो की बात कर रहा हूं। जैसे कि H2O में अगर बात की जाए तो ये किस रेशियो में होते हैं, ये होते हैं 1:8 के। कैसे? अब वैसे तो अगर तुम वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ पढ़ के आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, पर फिर भी बता देता हूं। इसमें हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो कर दो 2 × 1, फिर रेशियो का साइन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है इसमें? ऑक्सीजन 1 है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है। उसके बाद ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास है 16, फिर ये 2 8 × 16, तो कितना आया? 1:8। 1:8 इसका इस तरीके से रेशियो आता है। अब ये मास कैसे पता चले सर? पेज नंबर 30 पर, तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर टेबल 3.2 बना हुआ है, जाकर देख लो। उसमें कुछ एलिमेंट्स, 7-8 एलिमेंट्स, और उनके आगे उनके मासेस दिए गए हैं। याद कर लो, रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ, मुझे नहीं पता पर याद करो। ठीक है, ये वैसे मैंने उसी फिर वीडियो में बताए थे, फिर वही बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली वीडियो में बताया था। जो रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम है वो एक जैसे रहेंगे कंपाउंड्स के अंदर, चाहे सोर्स कुछ भी हो। अब इसका क्या मतलब है यार? देखो, ये जैसे पानी है, वाटर है, समझ लो मैंने 9 ग्राम पानी अपने घर के टूटी में से आते हुए पानी में से लिया, 9 ग्राम, और वही मैंने दूसरी ओर एक तालाब के पास जाके 9 ग्राम पानी वहां से भी ले लिया। अब पानी का सोर्स चाहे कुछ भी हो, सोर्स मतलब पानी को मैंने जहां से भी लिया, वो मीडियम, वो जरिया, सोर्स। अब पानी का सोर्स चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसके जो रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम है वो एक जैसे रहेंगे कंपाउंड के अंदर। इसका मतलब ये है कि तुम सोर्स चाहे कुछ भी ले लो पानी का, पानी तुम कहीं से भी ले लो, पर ये जो रेशियो निकला है इसी को कहेंगे रिलेटिव नंबर। ये जो रेशियो निकला है, ये रेशियो एक जैसा रहेगा। अगर मैं 9 ग्राम पानी यहां से लिया अपने घर से, तो उसमें भी 1 पार्ट यानी 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन होगा, और 8वां पार्ट यानी 8 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन होगा, टोटल 9 ग्राम। वैसे ही अगर वो तालाब वाला पानी लिया और उसमें भी 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये रिलेटिव नंबर यानी कि ये रेशियो, और काइंड ऑफ एटम्स मतलब बीच में जिस तरह के एटम हैं। जैसे पानी अगर मैंने यहां से लिया तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, एक ही तरह के एटम है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। और वही पानी अगर मैंने किसी और जगह से लिया, तालाब से लिया, तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। तो काइंड ऑफ एटम्स और ये रिलेटिव नंबर ये कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है कंपाउंड का, चाहे तुम वो कंपाउंड कहीं से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके लिए, इसको समझने के लिए तुम्हें 2 चीजें आनी चाहिए। पहला, चैप्टर 1 के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट। दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ, वो भी डिटेल में। और एक और चीज आनी चाहिए, तीसरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी चीजें, वैसे तो और भी कई सारी चीजें इसमें यूज होनी है, पर वो सब मैंने बता दी हैं, तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। पर इन 3 चीजों को तुम्हें देखना ही पड़ेगा इसे समझने के लिए, वरना नहीं हो पाएगा। और ये तीनों ही चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बता रहा हूं जाके कर लो, मैंने खुद करवाई हैं। अपने इस चैनल पर सारी वीडियोस डली हुई हैं, सब मैंने करवाया है, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं। अब एक बार दोबारा से मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ना, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स यानी पॉइंट्स ही हो गए।
मैटर जो है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड पार्ट, एटम्स जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, एटम्स सेम एलिमेंट्स के जो होते हैं वो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के जो मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं और वो कंपाउंड जो है वो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होते हैं। एटम्स के वो जो कंपाउंड है वो इन एटम्स के स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होते हैं, जैसे वाटर 1:8 में है, जैसे कि अमोनिया NH3 14:3 में है ना। और इनके जो रिलेटिव नंबर हैं यानी कि ये रेशियो और जो काइंड ऑफ एटम्स है यानी किस तरह के एटम्स उसमें है वो कांस्टेंट रहते हैं हर तरह के कंपाउंड में। हर तरह मतलब कंपाउंड जैसे कि वाटर का है, अब वाटर तुम किसी भी तरह से ले लो, कोई भी सोर्स से ले लो, उसका रिलेटिव नंबर यानी कि ये रेशियो और काइंड ऑफ एटम यानी कि उसके अंदर जो भी एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वो वही रहेंगे। अमोनिया NH3 से मिलके बना है यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो तुम अमोनिया कहीं से भी ले लो, हर जगह तुम्हें उसका 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ही देखने को मिलेंगे। मास के अकॉर्डिंग बोला जाए तो 14th पार्ट जो है वो नाइट्रोजन का और 3rd पार्ट जो है हाइड्रोजन का 14:3 के रेशियो में ही मिलेगा। आया समझ? आई होप कि ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आई हो, बहुत डिटेल में समझ आई हो। मैंने तो बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, बाकी अगर नहीं आई तो वीडियो को पीछे करो, थोड़ा सा फिर से देखो। बस यार देख लो, अभी मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लो। तो यहाँ पर हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एक छोटी सी चीज़ और है, पहले मैं वो बता देता हूँ। वो ये है इस थियरी के ख़त्म होने के बाद कि अगले चैप्टर से, अभी फ़िलहाल ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये चैप्टर बहुत पड़ा है, अभी तो बहुत लेक्चर लग जाएंगे इस चैप्टर को, पर इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जब तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा एटम से भी एक और छोटा पार्टिकल होता है, एटम से भी कुछ छोटे पार्टिकल्स और होते हैं जिनसे मिलके एटम बना हुआ है, ठीक है। अगले चैप्टर में तुम इसे पढ़ने वाले हो, ऐसा तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है, तो मैंने तुम्हें यह भी बता दिया। मैं कि कुछ क्यों ही छोड़ना जब सब कुछ पढ़ ही रहे हैं। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले तुम्हें कुछ बातें इस चैनल के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करना है, इन चारों चैप्टर में से कोई भी चैप्टर करना है, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में इन सभी चैप्टर्स की अलग अलग और हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट में उस चैप्टर के सारे लेक्चर्स को, सारी वीडियोस को लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है, जाके देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज़ एन एटम। एटम के बारे में थोड़ी और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।